हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जो है वो हम लोग टोटली मैथ्स का जो एग्जाम होने वाला है उसका कंप्लीट फार्मूला देखने वाले हैं पूरे मीम्स के साथ। मतलब तुम्हें इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखोगे तो इस वीडियो में ही तुम्हें जितना भी फार्मूला है बस वो याद हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे साथ एक कंडीशन है कि तुम कॉपी कलम लेकर और साथ ही साथ लिखोगे। लिखोगे तो ज्यादा याद होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। और उससे पहले जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो जो होगा वो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करने वाले हैं। जो जैसे तुम्हारे पास एक 5 मिनट सीरीज का जितना भी इंपॉर्टेंट है 30+ जो टॉपिक्स है वो हम अपने चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को देखना है और उसमें जितना भी इंपॉर्टेंट चीज है उसको करना है। अगर तुम इतना करोगे तो तुम्हारे पास 30-35 जो क्वेश्चन होता है उसमें से तुम्हारे पास 30+ जो होगा टॉपिक, इसी टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 100%, क्योंकि हमें एनालाइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो जो है वो देने वाले हैं। केवल 5 मिनट्स में तुम्हारे पास हर टॉपिक को हम समझाएंगे और उससे जो जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टाइप का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। 30+ वीडियो अगर तुम देख लोगे तो तुम्हारे पास डेफिनेटली है कि 30+ क्वेश्चन जो होगा वो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा इजिली, ठीक है। और इसके साथ जितना भी तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जहां से कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, वहां पे हम वीवीआई करके भी तुम्हें बताएंगे और उसको तो गलती से भी स्किप मत करना, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले इसमें देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन का टाइप्स क्या है। तो सबसे पहले नंबर 1 में तुम्हारे पास होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव करने का मतलब है कि ए कॉमा ए जो है किसी भी रिलेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे देख सकते हो यहाँ पर हमने ए लिया है सेट जिसमें कि 1, 2 और 3 एलिमेंट है। तो रिफ्लेक्सिव शो करने के लिए रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड अगर हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक रिलेशन में, तो सिमेट्रिक रिलेशन में अगर ए कॉमा बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे देखो हमने रिलेशन लिया 1, 2, 3 में, तो यहाँ पर रिलेशन 1, 1 बना, 1, 2 बना। तो 1, 1 तो इसका अगर सिमेट्रिक देखेंगे तो 1, 1 एग्जिस्ट कर रहा है, या 1, 2 है तो 2, 1 ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर इस तरीके का रिलेशन अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड अगर हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में तुम्हारे पास क्या है कि जैसे ए कॉमा बी जो है अगर एग्जिस्ट कर रहा है रिलेशन में और बी कॉमा सी वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए कॉमा सी भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो एग्जांपल हमने लिया है 1, 2, 3 ये तुम्हारे पास एलिमेंट्स है। तो रिलेशन देखो 1, 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 1, 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2, 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे 1, 2 एग्जिस्ट कर रहा है, 2, 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो 1, 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है। देख रहे हो रिलेशन में। तो इस तरीके का अगर रिलेशन डेवलप हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट, ये तुम्हारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन जो है 110% आएगा। तुम लिख के ले लो, बाद में तुम मुझे इस वीडियो में कमेंट्स करना। वीवीआई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 110% आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसमें तुम्हारे पास इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो है, अगर कोई भी तुम्हारे पास फंक्शन गिवन है, अगर वह रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। मतलब रिफ्लेक्सिव मतलब एक कॉमा ए को एग्जिस्ट कर रहा हो, और अगर सिमेट्रिक का बात कर ले तो ए कॉमा बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। और ट्रांजिटिव में ए कॉमा बी अगर एग्जिस्ट कर रहा है और बी कॉमा सी भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ए कॉमा सी भी एग्जिस्ट करना होगा। तो अगर ये तुम्हारे पास कर रहा हो तो वो ट्रांजिटिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और रिफ्लेक्सिव भी होगा। अगर ये तीनों है तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा, प्रूव दैट, कोई भी तुम्हारे पास एफ एक्स दिया हुआ है इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो तुम्हें रिफ्लेक्सिव शो करना है, फिर सिमेट्रिक शो करना है, फिर ट्रांजिटिव शो करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो है नीचे तुम्हारे पास जो फॉर्मूलाज बताया गया है ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में भी आ जाता है कभी कभार। जैसे नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ये फाइंड करने के लिए तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, 2 टू द पावर n² जो होता है फॉर्मूला होता है। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। अगर तुमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितना होगा, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n² - n, ठीक है। और सिमेट्रिक रिलेशन के लिए 2 टू द पावर n इंटू n+1/2, ठीक है। एन तुम्हें पता है, जो भी तुम्हारे पास सेट दिया हुआ उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा तुम्हारे पास एन। क्लियर है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फंक्शन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहले तुम्हारे पास होता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन करने का क्या मतलब है कि अगर तुम जो भी इनपुट दे रहे हो, क्लियर है,
एक वैल्यू के लिए तुम्हारे पास जो आउटपुट मिलेगा वो केवल एक ही मिलेगा। जैसे देख सकते हो 1 जो है सिर्फ A1 से रिलेट है, अगर 2 बात कर ले तो A4 से रिलेट है, अगर 3 बात कर ले तो A2 से रिलेट है, और 4 जो है A3 से रिलेट है। मतलब कि अगर हम बात कर ले इसमें कि अगर 1 पुट करेंगे तो A1 रिजल्ट मिलेगा, 2 पुट करोगे तो A4 रिजल्ट मिलेगा। मतलब यहाँ पर कोई भी एक से ज्यादा वैल्यू के लिए सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। मतलब fx1 इज इक्वल टू y1 और fx2 इज इक्वल टू y2। इस तरीके से हर एक डिफरेंट वैल्यू के लिए तुम्हारे पास क्या मिलना चाहिए, डिफरेंट आउटपुट मिलना चाहिए, जिसको बोलते हैं वन वन फंक्शन। और वन वन फंक्शन को ही हम लोग इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात कर लेते हैं मेनी वन फंक्शन का, तो मेनी वन फंक्शन में एक इनपुट, एक से ज्यादा इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिलेगा। जैसे देखो अगर हम किसी भी फंक्शन में 1 पुट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आउटपुट A1 मिला, और 2 पुट कर रहे हैं उसके लिए भी आउटपुट क्या मिला, A1 मिला। मतलब fx1 इज इक्वल टू y1 और fx2 के लिए भी क्या मिला, y1 मिला। मतलब सेम इनपुट के लिए मोर देन वन इनपुट गिव्स सिंगल आउटपुट, दैट फंक्शन इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन। ठीक है। उसी तरीके से वन वन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव बोलते हैं। मेनी वन समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम अनटू फंक्शन का बात कर लेते हैं, तो अनटू फंक्शन जो होता है वो उसको बोलते हैं हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। और वन टू फंक्शन में तुम्हारे पास क्या होता है कि जितना भी तुम्हारे पास को डोमेन है, ठीक है, को डोमेन है, उसका प्री इमेज होगा किसमें, डोमेन में। ठीक है, किसमें होगा, डोमेन में। मतलब अगर हम सिंपल दूसरे लैंग्वेज में बात करें तो तुम्हें प्रूफ करने के लिए आएगा कि कोई भी फंक्शन अगर वन टू है, इसका मतलब तुम्हें रेंज जो है वह को डोमेन के इक्वल तुम्हें प्रूफ कर देना है। ठीक है। रेंज को डोमेन के इक्वल मतलब तुम अगर कोई भी फंक्शन का रेंज निकाले हो तो वह रेंज जो होगा वो पहले से डोमेन जो है तुम्हारे पास पहले जो क्वेश्चन में गिवन है उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग अनटू फंक्शन। ठीक है, उसी को हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और अगर हम वन वन और अनटू ये दोनों ऐड कर देते हैं तो इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। और ये 100% क्वेश्चन आता है। ठीक है, कोई भी फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव करने के लिए इसका मतलब तुम्हें वन वन प्रूव करना है, अनटू भी प्रूव करना है। वन वन कैसे प्रूव करोगे, तो fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब सिंगल वैल्यू के लिए सिंगल आउटपुट मिलेगा, तो fx1 इज इक्वल टू fx2 ये प्रूव करोगे तुम वहां पे। ठीक है। और अनटू के लिए रेंज होगा क्या बन जाएगा, वो कोडोमेन होगा, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा बताओ, अनटू। तो अगर वन वन और अनटू दोनों अगर कोई फंक्शन होगा तो उस केस में वो क्या बनेगा, सर्जेक्टिव सॉरी बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। ठीक ठीक है, क्योंकि अनटू तुम्हारे पास सर्जेक्टिव होता है। ठीक है, तो ओवरऑल तुम्हारे पास क्या बनेगा, बाइजेक्टिव बनेगा। ये क्वेश्चन आता है। क्लियर है। तो रिलेशन और फंक्शन में जितना भी इंपॉर्टेंट था हमने बता दिया है। चलो नेक्स्ट देख सकते हो 2023 से ये ट्रेंड बना चुका है, किसी भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछता ही है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m, और ओए में m ले लो और ओबी में n ले लो, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ये क्या बनेगा, तो n टू द पावर m बनेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें इंजेक्टिव में, इंजेक्टिव मतलब वन वन के लिए, इस केस में कंडीशन क्या होता है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में होगा वह या तो लेस देन होगा बी के, नहीं तो इक्वल होगा बी के। ठीक है। और अगर हम बाइजेक्टिव का बात कर ले, बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, वन वन और अनटू, तो उसके इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्लियर है। नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये अगेन तुम्हारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से 110% क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले इसमें जो याद करने वाला चीज है वो है तुम्हारे पास फंक्शन तुम्हारे पास गिवन है, डोमेन और रेंज तुम्हें याद रखना है। ठीक है। और रेंज में जो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को याद रखना है। जैसे साइन इनवर्स, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1, स्क्वायर ब्रैकेट का समझना। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो वैल्यू को इंक्लूड किया गया, और एक होता है तुम्हारे पास ब्रैकेट, नॉर्मल ब्रैकेट। ठीक है, जिसमें कि वो वैल्यू इंक्लूड नहीं किया गया, उसको छोड़कर एक्सक्लूड करके। तो स्क्वायर ब्रैकेट और नॉर्मली जो तुम्हारे पास है ब्रैकेट, वो समझ में आ गया। तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, -1 से 1 साइन इनवर्स के लिए डोमेन होगा, रेंज क्या होगा -π/2 से π/2 तक। ठीक है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। उसी तरीके से कॉस इनवर्स के लिए -1 से 1 और रेंज हो गया, डोमेन हो गया, और रेंज हो जाएगा 0 टू पाई। टेन इनवर्स के लिए जो डोमेन होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन जो तुम्हारे पास रेंज होगा वो होगा -π/2 से π/2, जिसमें कि -π/2 और π/2 एक्सक्लूड किया हुआ है। ठीक है। कॉसिक इनवर्स के लिए रेंज जो है, डोमेन जो है ऑल रियल नंबर होगा, लेकिन -1 से 1 को छोड़ के। ठीक है, -1 और 1 छोड़ के। और इसमें अगर हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का, तो -π/2 से π/2 तक, लेकिन जीरो को एक्सक्लूड किया गया है। ठीक है। उसी तरीके से सेक इनवर्स का बात कर लो, इसमें भी ऑल रियल नंबर, लेकिन -1 और 1 को छोड़ के। और इसका अगर हम रेंज बात कर ले तो 0 टू पाई, और इसमें π/2 एक्सक्लूड करके। ठीक है। और कॉट इनवर्स का बात कर ले तो ऑल रियल नंबर, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो 0 टू
पाई में होगा। ठीक है, आई होप ये तुम्हें ये लिखकर अभी लिखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है, तभी याद होगा, अदरवाइज ये याद नहीं होगा। और यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम जहां जहां पहले भी बता दिए है, जहां जहां तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट होगा, जहां से कि 100% क्वेश्चन बनने वाला होगा, उसमें हम वीवीआई ऐड करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो इसमें हमने ऐड कर दिया, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इसमें कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो तुम 11th में भी पढ़े होगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स जो होता है सेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। उसी तरह वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स जो होता है वो कॉसेक स्क्वायर एक्स के इक्वल होता है। और ये जो है कुछ एडिशन वाले क्वेश्चन होता है, जैसे साइन एक्स प्लस वाई के लिए साइन एक्स प्लस कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये होता है तुम्हारे पास फॉर्मूला। अगर तुम माइनस यूज करोगे तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से कॉस एक्स प्लस वाई के लिए कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई होगा। अगर माइनस यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से टेन इनवर्स के लिए एक्स प्लस वाई, टेन के लिए उसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं टेन एक्स प्लस वाई के लिए, तो टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन एक्स टेन वाई। अगर तुम टेन एक्स माइनस वाई लिखोगे तो एक्स माइनस वाई में क्या होगा, टेन एक्स माइनस टेन वाई हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई वन प्लस टेन एक्स टेन वाई हो जाएगा। ठीक है, कॉट एक्स प्लस वाई के लिए सेम है, उसी तरीके से कॉट एक्स कॉट वाई माइनस ऊपर यूज करोगे माइनस वन डिवाइडेड बाई कॉट वाई प्लस कॉट एक्स, ये होगा। अगर तुम माइनस यूज कर लोगे मतलब कॉट एक्स माइनस वाई के लिए, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, कॉट एक्स कॉट वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई कॉट वाई माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। ये तुम्हारे पास है बेसिक फार्मूला। लेकिन जो तुम्हारे पास अभी इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये इसी के राउंड में मूव करेगा, तो तुम्हें जो फार्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आता है। तो प्रॉपर्टीज नंबर वन जो है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वन बाई एक्स, या कॉस इनवर्स एक्स जो है वो सेक इनवर्स वन बाई एक्स हो जाएगा, या टेन इनवर्स एक्स जो है कॉट इनवर्स वन बाई एक्स हो जाएगा। इसी को तुम चेंज कर सकते हो, अगर कॉस एक्स को लिखना है तो साइन इनवर्स वन बाई एक्स इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से प्रॉपर्टीज नंबर टू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने दो ग्रुप में बनाया है, किसको किसको, एक बनाया है साइन टेन और कॉसेक को, और एक बनाया है कॉस सेक और कॉट को। अब इसमें क्या है कि अगर साइन इनवर्स माइनस में अगर यूज करोगे, या टेन इनवर्स माइनस में यूज करोगे, या कॉसेक इनवर्स माइनस में यूज करोगे, तो नॉर्मली माइनस साइन बाहर हो जाएगा, मतलब माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स ये हो जाएगा। और सॉरी, यहाँ पर ये जो तुम्हारे पास है कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स जो होगा तुम्हारे पास माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से अगर हम बात कर लेते ग्रुप नंबर टू में, तो तुम्हारे पास कॉस सेक और कॉट, इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, पाई माइनस करके लिखना है। जब भी तुम्हारे पास माइनस में रहेगा ना, जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो तुम्हें क्या करना है, पाई माइनस करके लिखना है। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक का उसी तरीके से पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, कॉट का कॉट इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये इस तरीके से हमने दो ग्रुप में बनाया, तुम याद रखोगे साइन टेन कॉस एक साथ, कॉस सेक कॉट एक साथ। ठीक है, उसी तरीके से प्रॉपर्टीज नंबर थ्री का बात कर लेते हैं, तो उसमें टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, जैसे मैंने पीछे बता दिया बेसिक फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। तो टेन इनवर्स क्या होगा, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, और टू टेन इनवर्स एक्स के लिए तीन फॉर्मूला होता है, टेन के केस में, कॉस के केस में, और साइन के केस में। तो अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले टेन के केस में, तो टेन इनवर्स टू एक्स बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर उसी को अगर साइन के फॉर्म में लिखोगे तो साइन इनवर्स टू एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, और उसको कॉस में लिखोगे तो कॉस इनवर्स जो होगा वो बनेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये तीनों फॉर्मूला किसके लिए है, सेम टू टेन इनवर्स एक्स के लिए। अब जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स में क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखा हुआ है, तो इसमें सबसे पहले तुम्हें रो और कॉलम को पहचानना होता है। रो जो होता है, लिख लो कॉपी में, रो जो होता है तुम्हारे पास होता है हॉरिजेंटल लाइन, सिंपल इस तरीके से याद रखोगे, रो क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, और कॉलम जो होता है वो वर्टिकल लाइन होता है। ये क्लियर है? अब यहां पर तुम्हारे पास क्या है, इसमें तुम्हें देखना है, अब जो मैट्रिक्स होता है ना, मैट्रिक्स के जो साइड में होता है सबसे नीचे, वहां पर तुम्हें ऑर्डर लिखना होता है। और ऑर्डर कैसे लिखोगे, रो
इनटू कॉलम लिखना होता है। जैसे ये मैट्रिक्स देख सकते हो, अगर हम वर्टिकल लाइन, अगर तुम हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे तो कितना हॉरिजॉन्टल लाइन दिखेगा, दो। A1 B1 C1 एक लाइन, A2 B2 C2 एक लाइन, तो कितना तुम्हारे पास रो दिख रहा है, दो। ठीक है। कॉलम बात करोगे तो A1 A2 एक कॉलम, B1 B2 एक कॉलम, C1 C2 एक कॉलम, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम इज 3। तो लिखो कैसे, 2 into 3 लिखो, क्योंकि ऑर्डर जो होता है वो होता है रो इंटू कॉलम, तो 2 into 3 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम टाइप्स का बात कर लेते हैं मैट्रिक्स का, तो बहुत सारा टाइप्स होता है। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसमें कि नंबर ऑफ रो जो होगा वो कॉलम के इक्वल होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 होगा, बाकी बाद अदर एलिमेंट्स 0, मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1, अदर एलिमेंट्स आर 0। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है। जीरो मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट होगा सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। और रो मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो जो है कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमने कुछ एग्जाम्पल लेकर तुम्हें बता दिया है। आई होप तुम्हें यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलो, नेक्स्ट अगेन तुम्हारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना क्या बता रहे हैं। ट्रांसपोज जान रहे हो, नहीं जान रहे हो। ट्रांसपोज जो होता है वो होता है किसी भी, अगर तुम्हारे पास मैट्रिक्स गिवन है, उसको रो को कॉलम में लिख दो, और या तो कॉलम को रो में लिख दो, सेम ही चीज है। या तुम तो रो को कॉलम में लिख रहे हो तो बात एक ही है। तो रो को कॉलम में लिखना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। तो अगर तुम्हारे पास मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज निकाल लो, कोई भी मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज निकाल लो, अगर वो तुम्हारे पास सेम ही मिल रहा है, जो तुम मैट्रिक्स लिख रहे थे वही मैट्रिक्स मिल गया, इसका मतलब उसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर तुम जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखे हो, अगर वो माइनस साइन के साथ आ गया, मतलब ओवरऑल जो तुम मैट्रिक्स लिखे हो वो सिर्फ और सिर्फ कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ माइनस उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो वो तुम्हारा कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 110% क्वेश्चन यहां से आता है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से। ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज भी है, देख लो। जैसे ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। उसके बाद अगर कोई भी कांस्टेंट ऐड करोगे तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और जो तुम्हारा मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। लेकिन थर्ड वन जो हमने ब्रैकेट में डाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अगर तुम ए और बी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालोगे, इसका मतलब होता है कि बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा। यहां पर गलती मत करना, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नहीं करना, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी मैट्रिक्स गिवन है, उसको तुम्हें लिखना होता है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक। ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार रिपीट कर चुका है। ठीक है। तो यहां पर तुम कैसे लिखोगे, तो कोई भी मैट्रिक्स को कैसे लिखो, 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ऐसे लिखोगे। ठीक है। जिसमें कि ए प्लस ए डैश वाला जो पार्ट है, हाफ प्लस हाफ इंटू ए प्लस ए डैश, वो तुम्हारे पास सिमेट्रिक पार्ट होता है, और ए माइनस ए डैश वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा क्या होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा तुम्हें। नेक्स्ट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन 100% आता है। ऐसे नॉर्मली प्रॉपर्टीज देख लो, ए इंटू ए का इनवर्स जो होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम क्या लिखोगे, सॉरी ए इनवर्स क्या लिखोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाय ए, सिंपल। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। और ये क्वेश्चन तुम्हें यहां से सॉल्व करना होता है। ठीक है। अब बोलोगे भैया एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट जो होता है वो कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। ठीक है। कोफैक्टर का ट्रांसपोज, माइनर और कोफैक्टर, ये चीज तुम्हें जानना होगा। ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जितना भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा 5 मिनट सीरीज का, वो हम अपलोड करने वाले हैं। ठीक है। उसमें सब चीज बताएंगे, माइनर कोफैक्टर सब फाइंड करके बताएंगे, छोटा से छोटा चीज बता देंगे। ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी जस्ट अभी याद रखो कि एडजॉइंट जो होता है वो क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। कोफैक्टर तुम्हें अगर फाइंड हो गया तो बस उसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर लो, वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा। और एडजॉइंट अगर तुम लिख लिए हो तो बस जो तुम्हारे पास पहले से मैट्रिक्स गिवन था, उस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट फाइंड कर लो, और उससे डिवाइड कर दोगे तो वही तुम्हारा क्या निकल जाएगा, ए इनवर्स निकल जाएगा। ठीक है। इसमें दो इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी एडजॉइंट का, है तो बहुत सारा, दो इंपॉर्टेंट है जो हमने तुम्हें लिख के दे दिया है। ठीक है। अगर तुम कोई भी मैट्रिक्स ले रहे हो, अगर उसका एडजॉइंट निकालोगे, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, इसका मतलब हो गया कि जो मैट्रिक्स है उसका वैल्यू जो होगा, नॉर्मली जो मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा उसका पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है। n जो होगा वो ऑर्डर होगा। अगर हम एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का फाइंड करें तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास उसी तरीके से सेम
क्या करोगे, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालोगे, उसका n-2 पावर करोगे, इनटू में ए मैट्रिक्स करोगे, तो वो तुम्हारा क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ये मिलेगा। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा, लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली रहता है। ठीक है, इसलिए हमने बता दिया। क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, सोल्यूशन करना रहता है। ठीक है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट है, कभी कभार तो एमसीक्यू में भी पूछ देता है ये सब। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक होता है होमोजीनियस सिस्टम के लिए, एक होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए। होमोजीनियस सिस्टम का कंडीशन क्या है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए और एक्स मैट्रिक्स तुम्हारे पास होता है एक्स वाई जेड, ये ठीक है, तो वो जो है जीरो के इक्वल होगा। अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम, और इसमें तुम्हारे पास डिटर्मिनेंट अगर ए का फाइंड कर रहे हो, अगर वो जीरो नहीं आ रहा है, इसका मतलब हो गया कि एक्स जीरो होगा, वाई जीरो होगा या जेड जीरो होगा, तीनों में से ये जीरो होगा ही होगा, तभी ओवरऑल जो है वो तुम्हारे पास क्या मिला है, जीरो मिला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अगर डिटर्मिनेंट ही जीरो है, तब तब उस केस में इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, वही अगर बात करते थे नॉन होमोजीनियस सोल्यूशन के लिए, क्योंकि जो अगर तुम्हारे पास एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर फाइंड करने के लिए आएगा ना जब भी, तो तुम्हारे पास नॉन होमोजीनियस ही का ही आएगा, क्योंकि होमोजीनियस में तो ऐसा कुछ होगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारे पास क्या है कि अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू तुम फाइंड कर रहे हो, अगर वो जीरो आ रहा है, ठीक है, अगर वो जीरो आ रहा है, तो तुम्हारे पास यहाँ पर जो कंडीशन हो जाता है वो इनकंसिस्टेंट का हो जाता है। सबसे पहले समझ लो नॉन होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है। नॉन होमोजीनियस सिस्टम मतलब तुम अगर ए एक्स जो है नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, होमोजीनियस में ए एक्स जीरो के इक्वल था, इसमें नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन होता है कि डिटर्मिनेंट अगर ए निकाल रहे हो, अगर वो जीरो नहीं आ रहा है, तब वह जो कंडीशन होता है वो होता है यूनिक सोल्यूशन का। मतलब उस केस में तुम्हारे पास एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल है उसका यूनिक वैल्यू मिलेगा। मतलब एक्स इक्वल टू कुछ मिल सकता है, वाई इक्वल टू कुछ मिल सकता है, जेड इक्वल टू कुछ मिल सकता है। और इस अगर एक्स वाई जेड तुम्हें फाइंड करने वाला क्वेश्चन आएगा तो ये इसी टाइप का आएगा। तुम्हें सबसे पहले तो ये भी कंडीशन चेक करना पड़ेगा कि हाँ वो होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास यूनिक सोल्यूशन होगा। उसके बाद इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, इस सोल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिस्टेंट बोलते हैं। उसी तरीके से अगर डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू जीरो आ जाए, तब तुम्हें क्या चेक करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये तुम्हें चेक करना है। अच्छा, बी क्या होता है, तो जब तुम सोल्यूशन लिखोगे जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू डी, तो ये डी वाला जो मैट्रिक्स बनेगा ना वही तुम्हारा बी होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो मिलेगा, तब वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वो भी जीरो मिल जाए, पहले से तो ए जीरो था, लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी ये भी जीरो मिल जाए, तब जो होगा वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। यहां से क्वेश्चन 110% रहेगा, वीवीआई है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए ये क्वेश्चन आता है। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसमें लेमडा के एक्स फाइंड करने के लिए ये क्वेश्चन आता है। हम क्वेश्चन भी कराएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंटिन्यूटी क्या होता है, जैसे सपोज कर लो कोई भी तुम्हारे पास फंक्शन गिवन है, अगर वो बोला गया कि किसी पॉइंट पे वो एफ एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या चेक करना है कि एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एफ ऑफ ए एग्जिस्ट कर रहा है तो तुम्हारे पास वहां पर देखना होता है आरएचएल और एलएचएल। आरएचएल स्टैंड फॉर राइट हैंड लिमिट, एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आरएचएल और एलएचएल एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद आरएचएल अगर एलएचएल के इक्वल है तभी कोई भी फंक्शन जो होगा कंटिन्यूअस होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख दिया है ये जो कंडीशन है, लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए प्लस, मतलब ये आरएचएल वैल्यू है, इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स एक्स टेंस टू ए माइनस, ये एलएचएल वैल्यू है। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। अगर जैसे सपोज कर लो तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा कि कंटिन्यूअस है, इसका मतलब तुम क्या करोगे, वहां पे आरएचएल और एलएचएल ये दोनों को इक्वल कर लोगे, वहां से जो भी अननोन है जैसे के लेमडा एक्स कुछ भी है वो तुम्हें फाइंड करने के लिए बोलेगा, वहां से तुम्हारा फाइंड होगा। ठीक है, उसी तरीके से कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट एक्स एच टेंस टू जीरो एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, ये तुम्हारे पास होता है। अगर तुम ये यहाँ पर भी एल एच डी आता है, आर एच डी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम यहाँ पर चेक करोगे एल एच डी आर एच डी के इक्वल होगा तो वो तुम्हारा फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशियबिलिटी का कंसेप्ट होता है। कंटिन्यूटी पे तो क्वेश्चन 100% रहेगा, ये लिख के ले लो। ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुझसे बेट लगा लेना, 110% क्वेश्चन रहेगा कंटिन्यूटी से। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है तुम्हारे पास है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम क्या 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 कहलाता है, जैसे कोई भी फंक्शन है तुम्हारे पास लिमिट दिया हुआ है ए टू बी में, वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है,
और वह कंटिन्यूअस भी है एट द एंड पॉइंट, तब उस केस में एक सी जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। और वो सी किस तरीके से होता है कि अगर तुम उसका एफ डैश सी फाइंड करोगे ना, तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मीन वैल्यू थ्योरम से क्वेश्चन आता है। ठीक है, 100% नहीं बोल सकते हैं लेकिन आता है, इतना तो कंफर्म बोल देंगे। ठीक है, तो ये जो है याद रखना, फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एफ डैश सी इजकल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए होता है। क्लियर है, जिसमें सी एग्जिस्ट करता है उसी बी, जैसे ए और जैसे ये सपोज कर लो, ये देखो, ये तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ, तो ए और बी अगर है तुम्हारे पास इन पॉइंट, तो इसी बीच में कहीं ना कहीं सी आएगा। ठीक है, और वो जो होगा एफ डैश सी का वैल्यू जो होगा वो ये होगा। क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया। चलो, उसके बाद जो कुछ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे देख सकते हो कांस्टेंट के लिए मैंने एक चार्ट जो है लगा दिया है। ठीक है, तो इसमें जितना भी फॉर्मूला है सब याद रखो, क्योंकि आगे जो है इसमें सबका यूज होने वाला है। ठीक है, जैसे तुम कांस्टेंट के लिए 0 होता है, और उसके बाद कोई भी अगर तुम्हारे पास एक्स है, जैसे सपोज कर लो एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, जैसे 5x है तो 5 होगा, 2x होगा तो 2 होगा, 9x है तो 9 होगा, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ए एक्स प्लस बी का ए होता है एक्स टू द पावर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्स टू द पावर एन है तो क्या होगा, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, इस तरीके से याद रखो। ln x का 1/x होता है, log ax का होता है 1/x x ln a होता है, ये तुम्हारे पास है। ए टू द पावर x का ए टू द पावर x ln a होता है। ठीक है, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। अगर साइन x का बात कर ले तो cos x का बात कर ले तो माइनस साइन x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cos स्क्वायर x, sec x का tan x इंटू sec x, cos x का माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स होता है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो फंक्शन है उसका भी तुम्हें डिफरेंशिएशन, जैसे साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस में माइनस साइन लग जाता है। ठीक है, टेन में होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में माइनस साइन लग जाता है। सेक में जो होता है तुम्हारे पास 1/mod ऑफ एक्स√100 एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, और कॉस एक्स में माइनस साइन के साथ होता है 1/mod x√100 एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो आई होप जो है इतना तुम्हारे पास क्लियर हो चुका होगा, जितना भी इंपॉर्टेंट चीज था वो हमने तुम्हें बता दिया है। तो अभी तक अगर ये इतना देख लियो, अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि तुम्हें पार्ट 2 भी हम तुम्हें जल्द ही देने वाले हैं। और इतना पर जितना भी क्वेश्चन है वो भी वीडियो आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर पार्ट 2 के लिए। और अगर वीडियो को लास्ट तक देखो तो एक लाइक भी कर देना। और अगर तुम्हें अच्छा लगा है, याद हो गया होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट्स करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लेना।